चैप्टर 24 गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास। मौर्यों के पतन के बाद सातवाहन और कुषाण दो बड़ी शक्तियों के रूप में उभरे। सातवाहनों ने दक्षिण और दक्कन में स्थायित्व लाने का काम किया। उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में रोमन साम्राज्य के साथ अपनी व्यापारिक शक्ति के बल पर राजनीतिक एकता और आर्थिक समृद्धि प्राप्त की। उत्तर में कुषाणों ने भी यही भूमिका निभाई। अंततः तीसरी शताब्दी के मध्य तक इन दोनों साम्राज्यों का भी पतन हो गया। दक्कन के इलाके में, बेसिकली महाराष्ट्र और उसके साउथ के इलाके में सातवाहन थे और उत्तर में कुषाण थे। लेकिन थर्ड सेंचुरी कॉमन एरा के आते आते मिडिल तक ये दोनों का भी पतन हो गया। कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर एक नया साम्राज्य उभरा जिसे कुषाणों की पूर्ववर्ती सत्ता के एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण हिस्से पर अपनी सत्ता स्थापित की, और यह था गुप्तों का साम्राज्य, जो वैश्य मूल के रहे होंगे। धर्मशास्त्रों में विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग उपाधियां दी गई थी। शर्मन या मांगलिक उपाधियां ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए बर्मन या सशस्त्र, वैश्यों के लिए गुप्ता या गुप्त यानी कि संरक्षित, और शूद्रों के लिए दास या सेवक निर्धारित थी। यानी कि धर्मशास्त्रों में बहुत डिटेल में बात की गई है। यद्यपि गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जैसा विशाल नहीं था, लेकिन उत्तर भारत की राजनीतिक एकता को इसने एक शताब्दी से अधिक समय तक 335 कॉमन एरा से लेकर 455 कॉमन एरा तक बनाए रखा। थर्ड सेंचुरी के अंत में बिहार और यूपी में भी गुप्त साम्राज्य के क्षेत्र हो गए थे। बिहार की तुलना में यूपी गुप्तों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रांत रहा, क्योंकि गुप्त काल के प्राचीन सिक्के और अभिलेख बड़े पैमाने पर यूपी राज्य में ही पाए जाते हैं। कुछ सामंतों और निजी व्यक्तियों को छोड़ दें जिनके अभिलेख मुख्यतः मध्य प्रदेश में मिलते हैं, तो गुप्तकालीन प्राचीन वस्तुओं की खोज के लिए यूपी सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रतीत होता है कि यूपी को गुप्तों ने अलग अलग दिशाओं में अपना साम्राज्य चलाने के लिए प्रयोग में लाया। प्रयाग में उनकी शक्ति का मुख्य केंद्र होने के कारण उनका विस्तार पड़ोसी क्षेत्रों में भी हुआ। सेंटर कहाँ था? प्रयागराज। तो यूपी का सेंट्रल एरिया है, सॉरी पूर्वांचल या फिर उत्तर भारत का सेंट्रल एरिया है। प्रयागराज, वाराणसी, कन्नौज, ये सब सेंटर में आता है। यहाँ से आप बैठकर पूरे उत्तर भारत को कंट्रोल कर सकते हो। तो जब ये प्रयागराज से कंट्रोल कर रहे थे, तो पड़ोसी क्षेत्रों से इनका वॉर भी होता है। संभवतः कुषाण काल में गुप्त उत्तर प्रदेश के कुषाणों के सामंत थे, जिन्होंने बहुत कम समय में अत्यधिक सफलता हासिल की और बाद में कुषाणों के उत्तराधिकारी भी बन बैठे। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई उत्खनन स्थलों से कुषाण काल की प्राचीन वस्तुओं के ठीक बाद ही गुप्त काल की प्राचीन वस्तुओं का मिलना यही प्रदर्शित करता है। संभव है कि गुप्त काल के लोगों ने कुषाणों से घोड़े की काठी, लगाम, बटन वाला कोट, पतलून और जूते का उपयोग करना सीख लिया होगा। इससे उनकी गतिशीलता बढ़ी और वे उत्कृष्ट घुड़सवार बन गए। कुषाण काल में ही घोड़े वाले रथ, हाथियों का महत्व घटने लगा और घुड़सवारों की भूमिका मुख्य हो चली थी। गुप्तों के साथ भी ऐसा ही था। कुषाण काल में घोड़े वाले जो रथ थे और हाथी थे, उनका इंपॉर्टेंस घटने लगा था, और घुड़सवार थे, उनकी इंपॉर्टेंस भूमिका बढ़ने लगी थी, और यही गुप्तों के समय भी जारी रहता है। इनके सिक्के पर घुड़सवारों का प्रतिनिधित्व है। हालांकि गुप्त काल के कुछ राजाओं को उत्कृष्ट और बेजोड़ महारथी यानी रथ वाले योद्धाओं के रूप में वर्णित किया गया, फिर भी घोड़ों का इस्तेमाल इनकी मेन स्ट्रेंथ, मुख्य ताकत थी। गुप्तों को कुछ सुविधाएं अपने आप मिली हुई थी। उनके कार्यों का मुख्य केंद्र बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र की उपजाऊ भूमि था, जो मध्य भारत और दक्षिण बिहार के लौह अयस्कों का इस्तेमाल करने में सक्षम थे। इसके अलावा क्योंकि छोटा नागपुर का पठार प्रयागराज से काफी निकट है, तो यहाँ से इन्हें लोहा मिलता था। इसके अलावा उन्होंने उत्तर भारत के उन इलाकों से अपनी निकटता का फायदा उठाया जिनका पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रेशम व्यापार होता था, और जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता था, रोमन पूर्वी रोमन साम्राज्य को। इन अनुकूल फैक्टर्स के कारण गुप्तों ने अनुगंगा, मध्य गंगा घाटी
के किनारे किनारे। मध्य गंगा घाटी बोले तो इलाहाबाद से लेके, ये आप मान सकते हो इलाहाबाद के ऊपरी हिस्से से लेकर पटना तक या उससे आगे तक, ये मध्य गंगा घाटी का मैदान है। प्रयाग वर्तमान इलाहाबाद, साकेत आधुनिक अयोध्या और मगध पर अपना शासन स्थापित किया, यानी कि प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और मगध, इन सब पर गुप्तों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। उत्तर में, उत्तर भारत में कुषाण की सत्ता सन 230 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गई थी। फिर मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुरुंडों के अधीन हो गया, जो संभवतः कुषाणों के ही रिश्तेदार थे। ऐसा ही होता है कि जब एक सत्ता बिखरती है तो उसी परिवार के लोग, जनरली उसी परिवार के लोग सत्ता पे काबिज होते हैं। और वही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है। जनरली थोड़ा बहुत फेरबदल होते हैं, लेकिन अगर आप गुप्तों से पहले का समय पढ़ना तो आप मान कर चलो कि बहुत सारी चीजें हमें गुप्तों में रिपीट होते हुए दिखने को मिलेंगी। जैसे कि घोड़े वाले रथ, ये कुषाणों के समय से ही उतना एफिशिएंट नहीं रहे या उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहे, और ये गुप्त साम्राज्य में भी कंटिन्यू होता है। मुरुंडो ने सन 250 ईस्वी तक शासन किया। 25 साल के बाद 275 ईस्वी में यहाँ भी गुप्त राजवंश सत्ता में आ गया। चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के पहले प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त प्रथम थे। उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी से शादी की, जो संभवतः नेपाल की थी। इससे उनकी सत्ता और मजबूत हुई। गुप्त लोग शायद वैश्य थे और इसलिए क्षत्रिय परिवार में उनकी शादी से उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिली। चंद्रगुप्त प्रथम एक महान शासक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने सन 319-20 ईस्वी में अपने शासन की शुरुआत से गुप्त युग की शुरुआत की। बाद में कई अभिलेखों का समय निर्धारण इसी गुप्त संवत से किया गया मिलता है। इसके बाद समुद्रगुप्त आता है। चंद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक लंबा कार्यकाल गुप्त साम्राज्य को व्यापक विस्तार दिया। और जब समय बहुत ज्यादा मिला तो एक्सपैंड भी किया, बहुत अच्छे तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया। तो उसका कारण ये था कि समय काल इसका ज्यादा था। ये अशोक के विपरीत था। अशोक शांति और अनाक्रमण की नीति में विश्वास करता, लेकिन समुद्रगुप्त हिंसा और विजय, ये दोनों में विश्वास करता था और इसी में खुश रहता था। इसके दरबारी कवि हरिशेन अपने आश्रयदाता की विजय गाथा में चमत्कृत करने वाला लेख लिखता है। एक अन्य अभिलेख में कवि ने समुद्रगुप्त द्वारा विजित लोगों और देशों के बारे में भी गिनाया है। इलाहाबाद में यह अभिलेख शांति प्रिय अशोक के अभिलेखीय स्तंभ पर ही लिखा गया है कि ये देख लो, एक रहा पूरब और एक रहा पश्चिम। एक शासक ऐसा था जो शांति की नीति पर चलने में विश्वास करता था, लेकिन दूसरा शासक ऐसा हुआ जो उल्टा ही चल रहा है। शायद इसीलिए लिखवाया होगा। समुद्रगुप्त द्वारा विजित स्थानों और देशों को 5 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहले समूह में गंगा यमुना के दोआब थे, जिन्हें परास्त कर उनके राज्यों को साथ ही नेपाल, असम, उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। गंगा यमुना दोआब। दूसरे में पूर्वी हिमालय राज्यों के शासकों के साथ ही नेपाल, असम और बंगाल के कुछ सीमावर्ती राज्य, जिन्हें समुद्रगुप्त की शक्ति का एहसास कराया गया। इसमें पंजाब के भी कुछ गणराज्य शामिल थे। मौर्य साम्राज्य के विनाश के बाद बचे हुए गणराज्य अंततः समुद्रगुप्त द्वारा कुचल दिए गए। तीसरे समूह में विंध्यन क्षेत्रों में स्थित वनों के साम्राज्य थे, जिन्हें अत्विका राज्यों के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने इन्हें भी अपने अधीन कर लिया। तो पहले गंगा यमुना दोआब के शासकों, हिमालय राज्य के शासकों और विंध्यन के शासकों को। चौथे समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक थे, जिनको हरा दिया था। समुद्रगुप्त की पहुंच तमिलनाडु में कांची तक हो गई थी, जहां पल्लवों को गुप्ता अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। और पांचवें समूह में शक और कुषाण थे, उनमें से कुछ अफगानिस्तान में शासन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका, दूर दूर तक के शासकों को अपने अधीन कर लिया। तो गंगा यमुना दोआब,
हिमालय क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया, बंगाल के एरिया को कंट्रोल कर लिया, विंध्य को कंट्रोल कर लिया, दक्कन को कंट्रोल कर लिया दक्षिण में, और पश्चिम में कुषाण और कुषाण और शकों को कंट्रोल कर लिया। अफगानिस्तान की साइड जो शासन कर रहे थे, ओवरऑल इंडिया में इसका कब्जा रहा। फिर भी ये मौर्य साम्राज्य जितना विशाल नहीं था। समुद्रगुप्त का प्रभाव और प्रतिष्ठा बाहर से भी भारत से भी बाहर फैली। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था। अनुमति दे दी गई और यह मंदिर एक विशाल मठ के रूप में विकसित हुआ। इलाहाबाद की प्रशस्ति प्रशंसात्मक अभिलेख है। अगर उसकी माने तो पता चलेगा कि समुद्रगुप्त कभी नहीं हारा अपने जीवन में। उनकी बहादुरी और सैन्य क्षमता के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समुद्रगुप्त ने बलपूर्वक भारत के एक बड़े हिस्से को जीतकर एकता की जंजीर से बांध दिया, जिससे अपने पूर्ववर्तियों के मुकाबले उसकी शक्ति विजित क्षेत्र के बाहर भी बहुत बड़े क्षेत्र में महसूस की गई। क्योंकि जब आप एक बड़े साम्राज्य के शासक बनते हैं तो वहां के रिसोर्सेस आपके होते हैं, उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं आप अपने साम्राज्य को और एक्सपैंड करने के लिए। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में अपने दादाजी के नाम का कॉपी करता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट था, इसने सोचा कि मैं द्वितीय रख लेता हूँ। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बकायदा इसका शासनकाल 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। उन्होंने विजय और वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह एक ब्राह्मण जाति के वाकाटक राजकुमार से किया। वाकाटक बोले तो मध्य भारत यानी कि महाराष्ट्र वाले इलाके और मध्य प्रदेश के इलाके में मध्य भारत पर शासन करता था। राजकुमार की मृत्यु हो गई तो उनके अल्पायु बेटे ने उत्तराधिकार संभाला। इस प्रकार प्रभावती इनडायरेक्टली शासक बनी। उनके कुछ भूदान घोषणा पत्र हैं जिनसे स्पष्टतः गुप्त लेखन का प्रभाव दृष्टिगोचर प्रभावित होता है। उससे ये पता चलता है कि उन्होंने हमेशा अपने पिता चंद्रगुप्त के हितों को बढ़ावा दिया। आज के समय में स्पाई होते हैं, उस टाइम पे भी स्पाई होते थे कि वैवाहिक गठबंधन तो दिखाने के लिए है, लेकिन आज मतलब उस समय पे वो ऐसा रिएक्ट करेगा, ऐसा लगता है कि यार इसका तो शासक ही नहीं है। ऐसे ही प्रभावती ने किया, जो भी उन्होंने काम किया गुप्त साम्राज्य को ही फायदा हुआ। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने मध्य भारत में वाकाटक साम्राज्य पर इनडायरेक्टली शासन किया, जिसे बहुत लाभ हुआ। इस क्षेत्र में उनके प्रभुत्व के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुषाणों से मथुरा को जीत लिया। इससे ये भी महत्वपूर्ण बात हुई कि उन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक शक क्षत्रपों के अधीन रहे पश्चिमी मालवा और गुजरात पर कब्जा कर लिया। क्षत्रप जैसे आज के समय स्टेट होते हैं, ये ईरानियन भाषा का शब्द है। क्षत्रप जैसे आज स्टेट होते हैं वैसे क्षत्रप होते थे उस टाइम पर, शकों के समय। इस विजय से चंद्रगुप्त ने व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध पश्चिमी समुद्री तट को कंट्रोल किया, जिसे मालवा और उसका प्रमुख शहर उज्जैन समृद्ध हुआ। ऐसा लगता है कि उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बना ली थी। चंद्र नामक राजा के कारनामों की गौरव गाथा दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ पर उल्लिखित है। अगर चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय माने तो यह ज्ञात होगा कि उन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया और बंगाल के मेजर हिस्से में गुप्ता शासन स्थापित किया था। हालांकि स्तंभ के अभिलेख अतिरंजित लगते हैं, एग्जैजरेट करके लगते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिससे 58 से 57 ईस्वी में उज्जैन शासक ने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों पर विजय के रूप में धारण किया था। डेट काउंटेबल नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जबकि चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन इसे क्या है 57-58 ईसा पूर्व में, 58-57 ईसा पूर्व में, बिफोर कॉमन एरा, लगभग 450 साल पहले की बात। उज्जैन शासक ने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों पर विजय के रूप में धारण किया था। इस शासक को पारंपरिक रूप से शकरी या शकों का दुश्मन कहा जाता है। विक्रम संवत
अच्छा, विक्रमादित्य के बारे में बता रहा है कि शकों से हराकर शकों के राज्य यानी कि क्षत्रपों पर कंट्रोल कर लिया था उज्जैन के शासक, तब उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और विक्रमादित्य का मतलब ही होता है शकों का दुश्मन, और चंद्रगुप्त द्वितीय को इसीलिए ये नाम दिया जाता है। विक्रम संवत या युग शकरी 58-57 कॉमन एरा में शुरू किया गया था। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय उससे भी बड़ा शकरी और विक्रमादित्य साबित हुआ। उज्जैन में चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे कई विद्वानों से सुभूषित था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, नो 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 यार, यहाँ तो 319 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक। अच्छा, फाहियान का जीवन काल है। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चीनी यात्री द्वितीय शासनकाल में, अरे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया और यहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण लिखा। साम्राज्य का पतन। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को 5वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हुड़ों का आक्रमण का सामना करना पड़ा। हालांकि शुरू में गुप्त राजा स्कंदगुप्त ने हुड़ों के आगमन को भारत में आने से रोकने के प्रभावी उपाय किए, किंतु उनके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और हुड़ आक्रमणकारियों का सामना करने में असमर्थ प्रतीत हुए, क्योंकि वे घुड़सवार और धातु के रकाबों के इस्तेमाल में माहिर थे। कौन? हुड़। वे फुर्तीले थे, उत्कृष्ट धनुर्धारियों के रूप में वह केवल ईरान नहीं बल्कि भारत में भी पर्याप्त सफलता हासिल कर चुके थे। सन 485 ईस्वी तक हुड़ों ने पूर्वी मालवा और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जहां उनके अभिलेख पाए गए हैं। पंजाब और राजस्थान जैसे मध्यवर्ती क्षेत्र भी उनके हाथ से चले गए। इस कारण सिक्स सेंचुरी की शुरुआत में गुप्त साम्राज्य की सीमा बहुत सीमित हो गई। जब हम कहते हैं ना कि गुप्ता अंपायर बहुत बड़ा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्टैब्लिश होने से लेकर के पतन तक वही था। सीमाएं बदलती रहती थी, बस एक कोर एरिया बाकी रह जाता है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि यूपी को अगर एक साम्राज्य मान लो, उसकी राजधानी लखनऊ है, अगर ये मान लेते हैं, मान लो यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो कभी ये बनारस वाला एरिया चला जाता है, कभी उधर नोएडा वाला एरिया चला जाता है, लेकिन ये जो सेंटर है ना लखनऊ, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। तो यहाँ ये हम बोलेंगे हाँ यही इलाका है, लेकिन हम ये बोलेंगे हाँ एक्सपैंड कर रहा। तो जब ये बंगाल के इलाके में, दक्कन के इलाके में गया, तब इन्होंने कहा कि एक बड़ा अंपायर था, लेकिन हमेशा से यहाँ सेंट्रल एरिया में बने हुए थे। तो यही कह रहा है कि अब धीरे धीरे साम्राज्य खत्म हो रहा था, यानी कि इनके एरिया ये खत्म हो रहे थे, लेकिन सेंटर वाला एरिया बना था। जब सेंटर वाला एरिया भी खत्म हो जाएगा तो हम बोलेंगे अंपायर खत्म हो गया। यद्यपि मालवा के अलौकिकर सामंत परिवार के यशोवर्मन ने शीघ्र ही हुड़ों को परास्त कर दिया और गुप्त सत्ता को भी चुनौती दी। 532 ईस्वी में लगभग पूरे उत्तर भारत में अपनी विजय की याद में एक स्तंभ स्थापित किया। यशोधर्मन का शासन अल्पकालीन था, लेकिन उन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। सामंतों के उद्भव के बाद गुप्त साम्राज्य का महत्व और घटा। उत्तर बंगाल और समुद्र तट या दक्षिण पूर्व बंगाल में गुप्त राजाओं द्वारा नियुक्त राज्यपालों और सामंतों ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। मगध के उत्तरकालीन गुप्तों ने बिहार में अपनी सत्ता स्थापित की। उनके साथ बिहार और यूपी के मौखरी वंश के लोगों ने सत्ता बनाई, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। ऐसा लगता है कि बिहार यूपी सन 550 ईस्वी तक आते आते गुप्तों के हाथों से निकल चुका था। 6th सेंचुरी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि उत्तरी मध्य प्रदेश में वहां के राजाओं ने अधिकार पूर्वक भूमि अनुदान के शासन पत्र जारी करना शुरू कर दिया था। हालांकि उन्होंने अपने दस्तावेजों में गुप्त संवत का ही इस्तेमाल किया। वल्लभी के शासकों ने गुजरात और पश्चिमी मालवा में अपना अधिकार स्थापित किया। स्कंदगुप्त 467 ईस्वी के बाद शायद ही कोई गुप्त सिक्का या अभिलेख पश्चिमी मालवा या सौराष्ट्र में पाया गया हो। पश्चिमी शताब्दी 5वीं शताब्दी के अंत तक आते आते पश्चिमी भारत में भी उन्होंने अपना अधिकार खो दिया, जिससे गुप्तों के व्यापार और वाणिज्य में राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ और आर्थिक रूप से पंगु हो गए। दूसरी तरफ उत्तर भारत में थानेसर के राजकुमार ने हरियाणा में अपनी शक्ति स्थापित की और फिर धीरे धीरे कन्नौज की तरफ बढ़ते गए।
धार्मिक और अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि अनुदान की प्रथा के कारण गुप्त साम्राज्य का टैक्स एरिया कम होता जा रहा था, क्योंकि ये लो तुम टैक्स फ्री जमीन, ये लो तुम टैक्स फ्री जमीन, पैसा आएगा ही नहीं तो साम्राज्य कैसे चलेगा। जिससे एक बड़ी सेना को बनाए रखने में मुश्किल हो रहा था और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट राज्य की सिकुड़ता, आकार, ये एक दूसरे से कोलैड करते हैं, तो राजस्व पर भी नकारात्मक असर पड़ना तय था। विदेशी व्यापार में गिरावट से उनकी आय भी कम हो गई। 473 ईस्वी में रेशम बुनकरों का एक संगठन गुजरात से मालवा चला गया, अन्य पेशा अपना लिया, जिसे साफ पता चलता है कि उनके द्वारा निर्मित कपड़ों की कोई डिमांड नहीं रह गई थी। गुजरात व्यापार से लाभ धीरे धीरे गायब हो गया था। 5वीं शताब्दी के मध्य के बाद गुप्त राजाओं ने शुद्ध सोने को कम करके अपनी स्वर्ण मुद्रा बनाए रखने को हर संभव प्रयास किया, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे। जब पैसा होता है आदमी तभी तो सोना खरीदता है, सोने के सिक्के जारी करता है। इनके पास टैक्स आ ही नहीं रहा, तो सोने की जो क्वालिटी है वो कम करके सिक्के जारी करने लगे, लेकिन इसे कोई लाभ नहीं हुआ। 6th सेंचुरी तक गुप्त साम्राज्य का शासन रहा, किंतु इस महान साम्राज्य का शाही गौरव एक शताब्दी पहले ही खत्म हो चुका था, केवल शासन बचा हुआ था।